यूक्रेन में मैंने मतलब आज तक कभी बॉम्ब फटते हुए नहीं देखा था। मैंने बॉम्ब फटते हुए देखा, मिसाइल फटते हुए देखा, और जो टैंकर होते हैं बगल से जा रही थी, फिर गन फायरिंग भी देखा जी सामने। जी। तो ऐसा हर चीज़ देखा। आप बताएंगे, आप यूक्रेन से आए हैं, आपको किस तरह की परेशानी हुई है रास्ते में आने में, या फिर आपको सरकार से क्या सहूलियत मिला? जी, परेशानी तो बहुत हुई, मतलब यूक्रेन के अंदर में बहुत हुई। सरकार ने मदद की, मतलब यूक्रेन से बाहर निकलने के बाद ही बॉर्डर क्रॉस हुआ, फिर जितना जिम्मा था सरकार ने उठा लिया। लेकिन जो परेशानी हुई वो अंदर में यूक्रेन के अंदर हुई। आपको क्या क्या वहाँ देखने मिला, आप क्या क्या देखे वहाँ पे, किस तरह की घटनाओं का आपने अपने सामने देखा? यूक्रेन में मैंने मतलब आज तक कभी बॉम्ब फटते हुए नहीं देखा था। मैंने बॉम्ब फटते हुए देखा, मिसाइल फटते हुए देखा, और जो टैंकर होते हैं बगल से जा रही थी, फिर गन फायरिंग भी देखा जी सामने। जी। तो ऐसा हर चीज़ देखा। आपको अब क्या लग रहा है कि आपका पढ़ाई अब पूरा हो पाएगा? हाँ, होगा। हमारी यूनिवर्सिटी बोला है जैसे ही वॉर ख़त्म होता है तो पढ़ाई फिर से स्टार्ट होगा अभी। मतलब पुनः आप लोगों को फिर वहाँ बुलाया जाए यूक्रेन, आप फिर पुनः जाने का आपको लग रहा है कि चांस है जाने का हाँ, ज़रूर। ना? हाँ। आप सरकार से क्या चाहिए, क्या अपील करना चाहेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के? पढ़ाई के को लेकर यही कि मतलब अभी हमें मतलब बहुत जितने भी बच्चे आ रहे हैं 20,000 के करीबन, सबसे ये सुनने को मिल रहा है कि तुम गए क्यों थे यूक्रेन, मतलब जब इंडिया में हो रहा है तुम वहाँ क्यों गए, ऐसे करके। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब किसी कारणवश ही सब गए थे। तो बस यही है कि मतलब दूसरे को ऐसे ताना जो होता है ना, अभी मिल रहा है, बहुत बच्चों को मिल जी। रहा है, वो ना मिले बस। और क्या ही मिल सकता है सर, करीबन ये। किस बॉर्डर से आप आए हैं? मैं हंगरी बॉर्डर से आया था। हंगरी बॉर्डर से आप आए हैं ना? क्या किस तरह की परेशानी आपको रास्ते में हुई, क्या आपको वहाँ से यूक्रेन से निकलने में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बताएंगे थोड़ा? जैसे ये सब स्टार्ट हुआ था 24 तारीख को, तो धीरे धीरे मतलब हमने खाना जितना भी होता उठा लिया था हमने मार्केट से सारा, और कुछ स्टॉक रखा था। फिर भी मतलब इतने सारे बच्चे थे कि मतलब 3-4 दिन मैक्सिमम चला था। उसके बाद चिप्स जूस ये सब पे काम चला था पूरा। फिर हम फिर भी नहीं जाने वाले थे, क्योंकि सुविधा था नहीं, मतलब हमेशा हर 15 मिनट पे एक मिसाइल कहीं ना कहीं गिर रहा था। और कभी कभी वो एक साथ वाले होते हैं ना, ऐसे लाइटनिंग होती थी मतलब आसमान में पूरा। तो इसलिए बाहर नहीं जा पाता था, और टैंकर घूमते रहते थे हमेशा, और कर्फ्यू भी लगा हुआ था। तो फिर 1 तारीख को हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे खिड़की पे, तो हमने देखा कि एक लड़के की लाश जा रही है, मतलब मेरे सामने वाले हॉस्टल में लेके जा रहे हैं। तभी हमने सुना था वो नवीन के बारे में। तो वही हुआ था। उसके बाद हम मेरे को लगा नहीं कि मतलब रुकना चाहिए, तो हमने जल्दी से बैग बांधा, एक छोटा सा बैग बांधा, और वहाँ से निकल गए। वहाँ पर रेलवे स्टेशन है 40 किलोमीटर दूर, वहाँ पर निकल गए हम लोग कैसे भी करके। आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी, फिर भी निकल गए। फिर वहाँ जाके ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जा रहा था, मतलब 8 बजे से 8, 3-4 ट्रेनें थी, उसमें बैठ नहीं पाए। 8 बजे 12, 3 पे नहीं बैठ पाए। फिर 5 बजे वाली पे बैठने को मिला, मतलब ज़बरदस्ती करके बैठ गए हम लोग। फिर वहाँ से करीबन 36-37 घंटा लगा, लगातार ट्रेन गई थी बॉर्डर तक, हंगरी के बॉर्डर तक। वहाँ उतर के फिर कैब किया हमने, फिर बॉर्डर क्रॉस किया, फिर सारा सरकार ने उठाया था, मतलब खाना पीना और ये सब का। कुछ नहीं, हमारे जहाँ खारकीव है वहाँ से एक बस पकड़नी होती थी, 7 घंटे की होती थी। वहाँ से कीव पहुँचते थे, कीव पे डायरेक्ट फ़्लाइट का, एयरपोर्ट पे फ़्लाइट है, वहाँ से तुरंत आके मतलब आ जाते थे। उतना ही बस, 14 घंटे। आज आज आपको मतलब अभी आपको वहाँ से आने में कितना दिन लगे? बहुत टाइम लगा सर, मतलब खारकिव से मेरे को बॉर्डर तक पहुंचने में मतलब 36-37 घंटा, वो भी खड़ा खड़ा बैठ मतलब आना पड़ा, क्योंकि कंपार्टमेंट दिया नहीं था हमें, सिर्फ टॉयलेट के बाहर वाला जगह थोड़ा सा था, वहीं पे बैठने को मिला था। तो 36 घंटे बस बॉर्डर तक आने में लगा। फिर बॉर्डर पे आने के बाद हंगरी में एक दिन रुकवाया था, क्योंकि फ़्लाइट थी नहीं उतनी। तो होटल में दिलाया था, एक दिन वहाँ पे हो गया। फिर दिल्ली में आया था तो वो एक दिन हो गया। फिर दिल्ली से फिर पटना आ गया, फिर पटना से फिर यहाँ पे। अब हम विवेक के मम्मी से मिलेंगे, और इससे पहले भी मैं विवेक के मम्मी से मिल चुका हूँ। तो उस दिन जो इनके आंखों में आंसू था, अब जानेंगे कि इनके आंखों में जो खुशी का जो आंसू है, वह अब अपने पुत्र के आने के बाद इनको अब कैसा लग रहा है? जी, मेरा बेटा आ गया है वापस, इससे ज़्यादा खुशी और क्या होगा एक माँ के लिए। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे विवेक की पढ़ाई को पूरा करने के लिए? सरकार से यही अपील है कि जो 20,000 बच्चा का अभी जो लाइफ जो बर्बाद हुआ है उसके बारे में कुछ सोचे, और उनका पुनः मौका दिया जाए मेडिकल करने का भारत। जी, अब हम विवेक के पापा से पूछेंगे कि आपका बेटा अब आपके सामने आ गया, आपके सामने खड़ा है, इतना बड़ा महायुद्ध से बच करके आपके सामने खड़ा है, आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको, पहले बताएंगे आप? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी भी हो रही है कि मेरा लड़का वापस आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि कुछ लड़का वहाँ पर फंसा हुआ है, और मेरा बेटा हो या किसी का बेटा हो, बेटा बेटा होता है। इसलिए जो बाकी लोग फंसे हुए हैं उनको पर ध्यान दिया जाए, और जल्द से जल्द उनको जो है लाने का प्रयास किया जाए। गवर्नमेंट से ही उम्मीद करते हैं।
हाँ योगेंद्र जी, आप इस जिला के डीएम से भी मिल चुके हैं, डीएम साहब आपको बुलाए हुए थे। लगभग इस जिला से कितने स्टूडेंट यूक्रेन गए हैं पढ़ने के लिए, थोड़ा सा बताएंगे आप? हाँ, वो 22 स्टूडेंट टोटल हैं। अब तक कितने आ गए, कुछ आपके संज्ञान में है? लगभग 18-19 लड़के आ गए हैं, 3 लड़के और वहाँ पर फंसे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि विवेक के घर आने के बाद इनके मम्मी और पापा को किस प्रकार की खुशी झलक रही है। साथ में विवेक के पापा बता रहे हैं कि हमारा बेटा हो या किन्हीं और का बेटा हो, लेकिन युद्ध में फंसे हैं तो उन्हें भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि घर वापस लाई जाए। तो ऐसे में विवेक के पापा की जो बातें हैं बहुत ही दिल को छू लेने वाली है।